तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के प्रति बात करेंगे। अब देखिए इनकम एंड अदर क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि एक कंट्री है वो बहुत डेवलप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन वो इनकम में ही डेवलप है, अदर क्राइटेरियाज को फॉलो ही नहीं करता है, उसमें तो फिसड्डी निकला, तो वो कंट्री डेवलप नहीं है। अब वो अदर क्राइटेरिया क्या है वो आपको बताते हैं वीडियो में। तो देखिए पहला जो क्राइटेरिया है इंपॉर्टेंट वाला वो है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, दूसरा है लिटरेसी रेट, तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो पर 100%, सेकेंडरी एज, सेकेंडरी स्टेज एज होता है 14 से 15 साल। अब देखिए पहला है कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है। जैसे मेरा जहाँ घर है ना गांव में, वहाँ पे बगल वाले घर में ही एक 2015 का स्टोरी है। एक बच्चा जन्मा। वो बच्चा मतलब कि जन्मा ही बस एक दिन का है और वो लड़की हो गई, ठीक है, वो लड़की हो गई। अरे लड़की, अब बोलेगा दुर्भाग्य से लड़की हो गई, दुर्भाग्य से क्या लड़की होती है, लड़की लड़की होती है, क्रोमोजोम होता है बहुत सारा, पढ़े हैं 10th में बहुत सी चीज़। अब उसको क्या किया कि मार दिया, हॉस्पिटल में ही उसको जान ले लिया। अब क्या हुआ, लड़की तो मर गई। अब जानते हैं इसी पे पुलिस आ जाता है, पुलिस आया तो जेल वेल गया, छूटा बहुत मुश्किल से, फिर बोला कि अब नहीं करेंगे ऐसा, ठीक है, तो ऐसा किया लेकिन किया बहुत गलत। तो इसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अब देखिए बच्चा जन्मा, लड़की हो गई, या लड़का भी, कुछ कुछ जगह तो लड़का को मार देता है, तो लड़की हो गई उसको मार दिया। अब नव नई जन्मी बच्ची थी, इन्फेंट मतलब जो नव जन्मे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो नए 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 जन्मे बच्चे होते हैं, जन्मे बच्चे, सॉरी जन्मे, अच्छा गलती लिखा हुआ है, बच्चे जो होते हैं नव जन्मे बच्चे, नवजात शिशु बोल सकते हैं। तो ये तो बच्चों को मार दिया जाता है। और वो, अब देखिए इसको, नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज वर किल्ड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इन 1000 बेबीज। तो 1000 बेबीज जैसा जन्मे एक साल के अंदर, या 6 महीने, साल भर के, साल भर का ही गणना होता है, तो एक साल के अंदर 1000 नए नए बच्चे जन्मे, उनमें से कितने बच्चों को जन्म के साथ ही मार दिया जाता है, इमीडिएटली किल्ड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, उनको जन्म के साथ ही मार दिया जाता है, तुरंत मार दिया जाता है, उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो यही हो गया, तो ये काफ़ी गंदा चीज़ है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमारा हो गया। अब है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट मतलब होता है, लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता, मतलब एजुकेशन, रेट ऑफ एजुकेशन इन द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 7 एंड अप, 7 साल या उसके ऊपर के बच्चों का जो रेट ऑफ एजुकेशन होता है उसी को हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। मतलब ऐसे समझिए कि 7 साल के बच्चे हैं या उससे ऊपर के हैं, वो स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, वो बोलते हैं लिटरेसी रेट। अब हमारा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये हमारा काफ़ी यार इम्पोर्टेंट है, इसको वीवीआई में लगा दे रहा हूँ। तो नेट अटेंडेंस रेशियो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 एंड 15 अटेंडिंग अ स्कूल इन पर 1000 चिल्ड्रन, इसमें ये कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं जो कि 14 और 15 साल होने के बाद स्कूल जा रहे हैं, स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे गांव में कितना होता है कि बच्चे 14-15 साल के हुए आवारागिरी करेंगे और स्कूल जाएंगे नहीं, शहर में भी होता है सरकारी स्कूल्स में, या कभी तो प्राइवेट में बंक मारने लगते हैं, तो वही 13-14 साल के बच्चे जो होते हैं वो स्कूल नहीं जाते, तो इसी को बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। आपका स्कूल में कितना अटेंडेंस है 14 और 15 साल होने के बाद। तो देखिए ये हमारा टॉपिक था, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगला टॉपिक अब हम आते हैं। सॉरी हमारा अगला टॉपिक नहीं है, हमारा कुछ पॉइंट है एनसीईआरटी का। देखिए हम एनसीईआरटी से ही पढ़ाते हैं आपको इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब देखिए इधर पर कैपिटा दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब देखिए इधर हम बताते हैं आपको सम कंपेरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। हरियाणा, केरला और बिहार का कुछ कंपेरेटिव डेटा है, कुछ कंपैरिजन करने का डेटा है, तुलना कर सकते हैं इस डेटा से। तो 3 स्टेट है, हरियाणा, केरला और बिहार। अब देखिए ये डेटा जो है वो 2016 का दिया हुआ है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का, जो 1000 नवजन्मे बच्चों में से कितनों को मार दिया जाता है जन्म के साथ उन्हीं का। तो 2016 के अंदर हरियाणा में 33 बच्चों को मार दिया गया 1000 में से,
सोचिए क्रूएलिटी कितना है 2016 के अंदर। अभी तो और कलयुग है, अब तो और मारता होगा। बिहार में भी, हरियाणा, बहुत सारी जगह पे यार क्रूएलिटी बहुत है। अब देखिए केरला में इतने बच्चों को मार दिया गया, 10 बच्चों को। बिहार में 38 चिल्ड्रन, न्यू बॉर्न बेबीज बोले, चिल्ड्रन नहीं बोलते। तो 38 बच्चों को मार दिया गया। बिहार का सबसे ज़्यादा है, हरियाणा से 5 ज़्यादा है। अब केरला में कितना है, 10 है। सोचिए कितना डेवलप है केरला, पहले ही हमसे आगे हो गया इन दोनों राज्यों से। बिहार तो खैर था ही पिछड़ा, केरला कितना आगे हो गया, 10 है वहाँ, 10 ही बच्चों को मारा गया 2016 के अंदर। अब लिटरेसी रेट कंपेयर करते हैं। हरियाणा का है 2011 में, मेरा बुक जो है वो पुराना है, आप 2023 वाले बुक को देखिएगा तो इसमें कुछ डेटा अलग होगा, कम ही मिलेगा, क्योंकि लोग अब हरियाणा में, बिहार में और पढ़ लिख गए हैं। इधर बिहार में तो कम ही पढ़ता था, तो इधर भी और पढ़ लिख गए लोग, तो बच्चे को कम मारा जाता है। तो 2011 में लिटरेसी रेट हरियाणा का 82%, ये परसेंटेज में दिया हुआ है, 82% था। केरला का 94% था। बिहार का ओनली 62%। तो देखिए बिहार तो 2011 में पिछड़ा था एकदम, 62%, मात्र 62%। केरला का 94%, जब 2011 में 94% है तो 2023 में और होगा। हरियाणा का 82%, हरियाणा का ठीक ठाक था, एवरेज मीडियम था। लेकिन केरला का हाई था, बिल्कुल अच्छा था, अभी तो और अच्छा हो गया होगा। अब आते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, NAR मतलब नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो 2013-14 के अकॉर्डिंग हमारा होता है 61, मतलब कि 100 में से हरियाणा के 61 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल अटेंड करते हैं। केरला में 100 में से 83 बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं। बिहार में 43 बच्चे स्टूडेंट मतलब स्कूल अटेंड करते हैं, 50% से भी कम है, 43 है, 100 में से 43 बच्चा स्कूल जाता है। तो ये सब हमारा डेटा था 2013-14 के अकॉर्डिंग। आप कंपेयर कर सकते हैं अपने बुक में, नए वाले बुक में। मेरे पास पुराना बुक है, इसलिए मेरे पास ऐसा डेटा है। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए हम कुछ और इसमें देख लेते हैं। अब इसमें हम और कुछ देखते हैं, जैसे पब्लिक फैसिलिटी है इस बुक में हमारे। तो पब्लिक फैसिलिटी में देखिए एक पॉइंट जो कि डार्क करके लिखा, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। देखिए ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपके पॉकेट में जो पैसे होंगे ना, वो आपके ज़िंदा रहने के लिए सर्विसेज और गुड्स को बाय नहीं कर सकती हैं। जैसे जैसे आपके पॉकेट में बहुत पैसा है और आप रह रहे हैं कहाँ, एक गंदे पोल्यूटेड एरिया में, वहाँ पे आप पोल्यूशन को फ्री नहीं ना कर सकते हैं पैसे देके। आप रह रहे हैं बहुत गंदे एरिया में, जहाँ पे कि बहुत मच्छर है, बहुत ज़्यादा मच्छर है, और आबादी 1-2 लाख लोग है, 1-2 लाख लोगों का है। आप वहाँ पे कितना भी पैसा खर्च कर लेंगे, मच्छर थोड़ी ना भाग जाएंगे, नहीं भगा पाएंगे आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो पॉकेट में कितना भी पैसा हो, अगर आपका लोकेशन गलत है तो आप अपने ज़िंदगी के लिए गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकते हैं। तो यही इसने बोला है, और इसमें कुछ तो है नहीं। देखिए ये भी बोल दिया, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए आपको लोकेशन ही चेंज करना होता है। अब तो इधर कुछ दिया हुआ नहीं है, एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, इधर एक्टिविटी में दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो मेल लिटरेसी रेट है वो रूरल पॉपुलेशन का 76% है, फीमेल का 54% है। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 10 to 14 ईयर्स, ये नेट अटेंडेंस रेशियो का ही शायद है, नहीं लिटरेसी रेट है, सॉरी। ये मेल का 90% है, फीमेल चाइल्ड का 87% है। अब परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज्ड 10 to 14 ईयर्स अटेंडिंग अ स्कूल, ये मेल का 85% है, फीमेल का 82% है। यूपी का दिया हुआ है, कौन से ईयर का दिया हुआ है ये हमको नहीं पता है। अब देखिए इसी से कुछ भरना होता है इधर, अगर आपको नहीं दिखा होगा कैमरे में तो सॉरी। अब देखिए हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट वांटेड टॉपिक, एकदम मस्त तरीका से समझाएंगे, गजब लगेगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके पहले एक एक्टिविटी भी दिया हुआ है। अब देखिए पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ लें।
चलिए पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर एक लेडी का हाइट नाप रही है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है, once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria। देखिए ये बोल रहा है ना कि जब से हमारा इनकम का लेवल बढ़ा ना, इम्पोर्टेंट हुआ है ना, उसके बाद से हम अपने डेवलपमेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया को ढूंढने लगे हैं, अलग अलग क्राइटेरिया ढूंढने लगे। जैसे पैसा आया तो सर्विसेज ढूंढने लगे, खाने के लिए और सामान ढूंढने लगे। अच्छा, अमेरिका जब तरक्की कर रहा था तो वहाँ क्या खाता होगा, रोटी चावल ही खाता होगा या कुछ और खाता होगा, लेकिन पिज़्ज़ा और बर्गर कब ढूंढा, जब उसके पास ज़्यादा पॉकेट में पैसा आने लगा, डेवलप हुआ, पैसे आने लगे, इनकम बढ़ा तो ढूंढने लगा। हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर such as the ones we use the in the comparison of Kerala and Haryana are among them। जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन भी इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको हमने हरियाणा और केरला को कंपेयर करने में यूज़ किया है। उसके बाद ओवर द पास्ट डिकेड और सो हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स हैव कम टू बी वाइडली यूज्ड अलोंग विद इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। अब पिछले जो दशक हैं, पिछले दशक में मतलब आज से 10 साल पहले हेल्थ और एजुकेशंस को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज करा है, इनकम एंड अदर मेजर विथ इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम लोगों ने इनकम को किया था, इनकम ही मेजर था डेवलपमेंट का, इनकम से हम पता लगा लेंगे कि कौन कितना डेवलप है कितना नहीं है। वैसे तरीका गलत था, लेकिन अब हमारा समाज बदल चुका है, डेवलप हो चुका है, तो अब हम लोग एजुकेशन से और हेल्थ से इंडिकेट करते हैं कि डेवलप कौन है, डेवलप कौन नहीं है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, यूएनडीपी को, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल्स ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। देखिए यूएनडीपी जो है वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है, जिसके तहत वो जिसके तहत वो कंट्रीज को कंपेयर करती है उनके एजुकेशन लेवल पे, उनके हेल्थ स्टेटस पे और लोगों के पर कैपिटा इनकम पे। इन सब बेसिस पे हमारा कंपैरिजन होता है। उसके बाद है इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट सर्टेन रेलिवेंट डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018। अब नीचे कुछ डेटा दिया गया है, शायद 2018 का, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया का, श्रीलंका का बना है, कुछ हमारा नेबरिंग कंट्री का। ये तो खैर हम देखेंगे। उसके बाद देखिए हम पहले हम इधर नीचे आ लेते हैं। अब कुछ डेटा दिया हुआ है, ये देखो हम 2018 का बता रहे हैं डेटा, क्या दिया हुआ है 2011 को काट दिया गया है, जो पेंसिल से लिखा हुआ ही डेटा ओरिजिनल है। श्रीलंका का जो जीडीपी है, मतलब जीएनआई है, ग्रॉस नेशनल इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। श्रीलंका का 12,707 था, इंडिया का 6,681 था, पाकिस्तान का देखिए कितना है 5,005 है, कितना कम है, अभी तो और भी महंगा हो चुका है। नेपाल का बहुत कम है, बांग्लादेश का 4,976 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 2017 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, देखिए 77 साल, 69 पॉइंट, वो श्रीलंका का 77 ईयर्स, इंडिया का कितना है 69.7, देखिए हम उनसे कम हो गए हैं। म्यांमार का है 67.1, पाकिस्तान का 67.3, वो तो खैर अभी और जल्दी मरेगा, इलाज नहीं मिलेगा तो मरेगा नहीं। कांड कितना गलत करता है। अब देखिए मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है ऑफ पीपल एज 25 एंड अबव, 25 साल से ज़्यादा के एज के लोग जो हैं वो कितना स्कूल जाते हैं 2017 में। 18 का डेटा है, 17 का नहीं है। तो 10.6% है, मीन दिया हुआ है, मीन निकालते हैं जो 4.5, श्रीलंका का 10.6 है, इंडिया का 4.5 है, पाकिस्तान का कितना 5.2 है, इंडिया से देखिए हाफ, इंडिया से ज़्यादा है जी, तभी नहीं पढ़ा है, फिर भी नहीं पढ़ता है, फिर भी इतना अनपढ़ है कि खाता इंडिया के और गाता है चाइना का। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रेशियो कितना है 73 है, 173 है श्रीलंका का, इंडिया है 130, म्यांमार के 148, पाकिस्तान के कितना है 154 है, नेपाल का 143 और बांग्लादेश का 174 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया हुआ है ये सारा।
उसके बाद चलिए हम अपना ये एक्टिविटी देख लेते हैं। एक एक्टिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ कि जैसे देखिए ये एक्टिविटी को हम पूरा नहीं पढ़ते हैं अभी, हम इसको बताते हैं कंक्लूजन। ये कंक्लूजन क्या दिया हुआ है कि अगर आप निकालना चाहते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं या कितने न्यूट्रिशन में आप में है, मतलब कि आप कितने कमज़ोर हैं या हेल्दी हैं, जो भी हैं, आप अगर वो निकालना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिसको बीएमआई कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स मतलब होता है बीएमआई, सॉरी। तो वेट इन केजी, वेट आपका केजी में होगा, डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर स्क्वायर, आपका हाइट जितना होगा उसको मीटर स्क्वायर में। तो देखिए मेरा वेट है 90 किलो, 90 kg। उसके बाद हम अपना हाइट निकाले हैं, मेरा हाइट था 175 सेंटीमीटर, 5 फीट 10 इंच। तो हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए, 1.175 सेंटीमीटर आए। इसको डिवाइड कर दें 100 से, आ गया 1.75 मीटर। अब इसको हम डिवाइड कर दें इसके स्क्वायर से, हाइट के स्क्वायर से, अब आ गया 29.38 अप्रॉक्स है। आई एम नॉर्मल। अब नॉर्मल हम क्यों लिखें, देखिए पेज नंबर 90 पे जाते हैं, इधर इधर डेटा दिया हुआ है, पेज नंबर हमारा 90 पे देखिए एक छोटा सा डेटा है जिसमें कि अब एज मेरा कितना है, अब मेरे एज पे ये डिपेंड करता है। तो चलिए मेरा है 29.38, अब इधर देख लीजिए 29.38, 1642, 29.4, यहाँ पे डेटा आप देख रहे हैं। तो ये मेरा देखिए नॉर्मल आ चुका है यहाँ पे। माल न्यूट्रिशन मतलब जो ओबिसिटी है, मोटे हैं, तो मोटे लड़के जो होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनका ज़्यादा होता है, ईयर के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, हम चलिए इसको देख लेते हैं, आप अपना ईयर भी इसमें देख सकते हैं। तो अब हमारा कुछ टॉपिक बच चुका है छोटा छोटा, जिसको कि हम कवर करने वाले हैं फटाफट। अब हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट में हम कितना कुछ सस्टेन करेंगे, कितना कुछ बचाएंगे अपने आगे वाली पीढ़ी को। अब देखिए पहला एग्जांपल दे दिया है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। अब कुछ दिया है इसमें जिसको पढ़ते हैं। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। मतलब कि कुछ एविडेंस, कुछ हमें सबूत मिले हैं कि कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं कंट्री के, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं कंट्री के जहाँ की जो ग्राउंड वाटर का यूज है वो एकदम कगार पे है, ख़त्म होने को है, बहुत सारी जगह हैं। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर। कुछ भारत के अंदर 300 ऐसे ज़िले हैं जिसमें कि वाटर लेवल 4 मीटर से डिक्लाइन हो चुका है 20 साल के अंदर, दो दशकों के अंदर। जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो 4 मीटर से कम हो चुका है। बहुत सीरियस चीज़ है ये। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व। ग्राउंड वाटर रिजर्व, एक कंट्री के जो 1/3 लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो ग्राउंड वाटर रिजर्व को ओवर यूज कर रहे हैं। कोई भैंस धो रहा है, कोई गाय धो रहा है, कोई साइकिल धो रहा है, पानी चला दिया है, मोटर भर गया, कोई दिखते नहीं, आराम से सूखता है कान में तेल लेके। In another 25 years, 60% of the country would be doing the same if the present way of using these resources continues. ये कह रहा है कि अगले 25 साल के अंदर 60% हमारा जो पॉपुलेशन होगा का सेम हालत होगा, पानी और कम जाएगा। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। वेस्टर्न यूपी और पंजाब जैसे जो प्रॉस्परस रीजन है, जो धनी क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा यूज होता है। लोग पानी देते हैं, खेत पटाते हैं, बहुत काम है। वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया जो है, साउथ इंडिया और प्लेट्यू रीजन जो है उधर भी होता है। उसके बाद सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट मतलब जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट बन गया अर्बन में, अर्बन बोले तो शहरों में, तो शहरीकरण जब होता है, अर्बनाइजेशन होता है, तो पानी तो यूज होता है, तो इसको कम यूज करना है, कम अर्बनाइजेशन करना है, इससे हम बच सकते हैं। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाई नेचर एज इन द ईच ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट। देखिए अब इन केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, अब क्रॉप्स और प्लांट्स इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं, इसको फुलफिल कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल फिर से रिचार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो लेकिन हम करने देंगे तब ना, इसको करने देंगे तो हो जाएगा।
However, even these resources may be overused. For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing the resources. देखिए ये बहुत बड़ा बात कर दिया कि जो हमारे रेन से फुलफिल हो रहा है ना, पानी जितना वर्षा से हो आ रहा है, अगर उससे ज़्यादा हम यूज करते हैं तो वो हम अपने रिसोर्स को ओवर यूज करते हैं। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि हम कुछ साल यूज करेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तेल है, केरोसिन है। ये सबको अगर हम 50 साल और यूज कर लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे। वी हैव अ फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैनॉट बी रिप्लेनिश्ड। हमारे पास अर्थ के अंदर फिक्स्ड स्टॉक है, स्टॉक जो है वो फिक्स है, जिसको कि अब हम वापस नहीं ला सकते हैं। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर। हम लोग अभी ऐसे रिसोर्स, हम लोग कुछ और रिसोर्सेज को ढूंढ लेंगे लेकिन हमें वो अभी नहीं पता है। न्यू रिसोर्सेज इन दिस वे एड टू द स्टॉक, हाउएवर ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। अब कह रहा है कि नया स्टॉक तो, न्यू रिसोर्सेज तो हमारे स्टॉक में ऐड होंगे ही, हाउएवर जैसे कि ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। आने वाले समय में जो नए रिसोर्सेज होंगे वो भी ख़त्म होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, फिक्स है। देखो अब इधर क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल दैट वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, हाउएवर वी मे फाइंड अ सोर्स ऑफ ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ अर्लियर, एक्सप्लोरेशन आर बीइंग अंडरटेकन ऑल द टाइम। अब क्रूड ऑयल है जो कि ज़मीन से निकलता है, धरती से निकलता है, वो रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, सॉरी, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, वो भी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हालांकि हम एक ऐसे तेल का निर्माण कर लें जो कि उसके जगह पे रिप्लेनिश कर सके, उसके जगह पे आ जाएगा, रिप्लेस कर देगा, लेकिन वो भी तो ख़त्म होगा। एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ये हमारा दूसरा पॉइंट कह रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि अब देखिए कुछ एक टेबल दे दिया है। लुक एट द फॉलोइंग डेटा फॉर क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल रिजर्व है, 2017 का डेटा है। मिडिल ईस्ट जहाँ पे सऊदी अरेबिया ये सब है, दुबई ये सब है, वहाँ पे 1000 मिलियन बैरल्स, वहाँ पे 808 बैरल बचा हुआ है, 808,000 मिलियन बैरल्स बचा हुआ है। नंबर ऑफ ईयर्स 70 साल तक, मात्र 70 साल तक हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसा हम यूज कर रहे हैं वैसे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में 50,000 मिलियन बैरल्स है, ठीक है, वहाँ पे इतना बचा हुआ है। अगर हम उसको यूज करते हैं तो 10 साल, 10.5 साल में उसको हम पूरा यूज कर लेंगे। वर्ल्ड में, पूरा दुनिया में 1697,000 मिलियन बैरल्स है क्रूड ऑयल, जिसको हम यूज करेंगे तो 50.2 मतलब 50 साल में हम उसको पूरा फिनिश कर देंगे। मतलब पूरा दुनिया से क्रूड ऑयल ख़त्म, वैसलीन, जेली, पेट्रोलियम सब ख़त्म, पेट्रोल भी। अब देखिए इसमें बोला है कि सारी दुनिया भी अगर ख़त्म करना चाहे तो फिर तो 50 साल के अंदर ख़त्म कर देगी, मतलब ख़त्म ही हो जाएगा 50 साल के अंदर। ये ऐसा बोल रहा है, अमेरिका भी बोला, यूएसए भी इसको। अब बोल रहा है कि दो क्वेश्चन देखिए हमसे पूछ दिया है। इज क्रूड ऑयल इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन अ कंट्री, डिस्कस, इसको डिस्कस करिए अपने आप से। अगर नहीं होता है क्वेश्चन सॉल्व तो हमसे पूछिएगा, अगले वीडियो में बता देंगे, कमेंट में पूछिए। इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट क्रूड ऑयल, व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द एबव सिचुएशन। अच्छा, आप क्या सिचुएशन में एंटिसिपेट करते हैं, मतलब देखते हैं क्या सिचुएशन को आप महसूस करेंगे जबकि आप ऊपर वाले सिचुएशन को देखते हैं और इंडिया में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, तो आप क्या प्रॉब्लम देखेंगे ऊपर के सिचुएशन से। यही प्रॉब्लम देखेंगे कि हमें क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करना होगा, हमें अपने गाड़ियों को कम चलाना है। जहां हम अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो पैदल चले जाएंगे, साइकिल से चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लेते हैं, वो अच्छा है, ताकि पेट्रोल बचे, हमारी नई जो पीढ़ी होगी वो भी इंजॉय कर सके कि पेट्रोल कुछ होता है। तो ठीक है, तब तक वीडियो में बने रहें। यार चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, ये सब हमारा चैप्टर अब फिनिश हो चुका है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स अगले वीडियो में आ जाएंगे।